आज की गौरव गाथा में हम देखेंगे कि भारत ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान कितने आत्मविश्वास और साहस के साथ भरी। हम पुनः ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी के उन वादों की चर्चा करेंगे जो नेहरू ने नियति के साथ किए, या यूं कहिए कि भारत ने नियति के साथ किए। तो भारत ने उन्हीं वादों को दोहराया जो उनके पूर्वज सुनाते थे। गौतम बुद्ध को ले लीजिए, या हम आ जाएं स्वामी विवेकानंद की ओर, या कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर को देखें। सब यही कहते थे कि मानवता विश्व का सबसे बड़ा धर्म है और हमें इसी धर्म को अपनाना है और इसी का पालन करना है। हमारे उपनिषदों में भी स्पष्ट कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमां भवेत्। कि सुख जो है वो विभाजित नहीं किया जा सकता। हम तभी सुखी होंगे जब सब सुखी होंगे। ठीक यही बात नेहरू ने अपनी ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी में कहा कि यदि हम मानवता सुखी है तभी हम सुखी हैं। हम मानवता को और राष्ट्र को बांट नहीं सकते, हम शांति को बांट नहीं सकते, हम प्रगति को, उत्थान को या सर्वनाश को बांट नहीं सकते। तो यदि भारत को उन्नति करनी है तो वह तभी संभव है जब पूरा विश्व उन्नति करेगा। और हम नियति के साथ हम यही वादा करते हैं कि हम कभी भी अपने को विश्व और मानवता से विलग करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम कभी टुकड़े टुकड़े में अपनी स्वतंत्रता या अपने आदर्शवाद को टुकड़े टुकड़े में विभाजित नहीं करेंगे। तो अगर भारतीय संस्कृति को विश्व के इतिहास में अपना पुराना स्थान ग्रहण करना है तो वह तभी संभव है जबकि हम सबके सुख की बात करें, सबकी समृद्धि की बात करें। तो अब चलिए हम यह देखते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से कैसे मेल खाता है। ज्यादातर जो हमारे राजनीतिक सिद्धांत हैं वह पाश्चात्य दार्शनिकों द्वारा लिखे गए सिद्धांत हैं, और वहां यही कहा गया है कि आदर्शवाद हम केवल तब तक चला सकते हैं जब तक हम अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में देखें। परंतु जैसे ही हमारे सामने राष्ट्र का प्रश्न आ जाता है तो हम यह नहीं कह सकते कि भाई व्यक्ति तो मानवता के नाम पर अपनी कुर्बानी दे सकता है, परंतु राष्ट्र मानवता के नाम पर कुर्बानी नहीं दे सकती है। इसीलिए जहां राष्ट्र का प्रश्न होता है वहां हमें हर प्रकार के साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना पड़ता है। और हमारे यहाँ भी यही कहते हैं कि महाभारत में अगर युधिष्ठिर से झूठ बुलवाना था तो उनसे साफ झूठ न बुलवाकर उनसे यही कहा गया कि आप कह दीजिएगा अश्वत्थामा मरो नरो न कुंजरो, लेकिन आपका जब तक पहला सेंटेंस रहेगा उसके बाद हम दुंदुभी बजा देंगे, दूसरा वाक्य कोई सुन ही नहीं पाएगा। तो महाभारत काल से ही राजनीति में कुछ जो आदर्शवाद है उसको कुछ सीमित करने की प्रथा हमारे राष्ट्र में भी प्रारंभ हो गई। परंतु हम देखते हैं कि गांधी ने इसका बहुत घोर विरोध किया और उन्होंने कहा कि हमें राजनीति में भी वही आदर्श और वही स्वच्छता लानी है जो कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में लाते हैं। गांधी ने ये सिद्धांत दिए और नेहरू ने इनका अक्षरशः पालन किया। तो हम देखते हैं कि जिस समय भारत स्वतंत्र हो रहा था या स्वतंत्र 20वीं शताब्दी के अंदर विश्व जो था वो और जो अंतर्राष्ट्रीय पटल था वह पूंजीवादियों के अधिकार में चला गया था। यूरोपीय साम्राज्यवाद या यूरोपीय पूंजीवाद पूरे विश्व के ऊपर फैल चुका था
और यूरोप बहुत ही गर्व के साथ यह कहता था कि ब्रिटिश साम्राज्य है जहां सूरज कभी भी नहीं डूबता, जिसका अर्थ है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह ब्रिटिश साम्राज्य फैला हुआ है, और जहां भी सूरज जिस समय जाएगा उगेगा उस समय वहां उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य ही मिलेगा। तो यूरोप के जो देशों ने जो कर रखा था वह यह किया था कि एशिया के देश जो कि प्रबुद्ध थे और कुछ हद तक समृद्ध थे, वहां तो उन्होंने अपने निवेश और उपनिवेश बनाए, परंतु अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, कनाडा, जहां पे कि सभ्यता बहुत कम थी और अधिकांश आदिवासी या ट्राइबल्स थे, वहां पर इन्होंने पूरे के पूरे अपने निवेश बना दिए, और जो सफेद श्वेत यूरोपीय थे उन्होंने वहां के एबोरिजिनीज, वहां के ट्राइबल्स को या तो जबरदस्ती अपना दास बना लिया या फिर उन्हें जंगलों में खदेड़ के उनकी सारी परिसंपत्ति पर स्वयं कब्जा कर लिया। तो 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जहां से हम अपनी आज की चर्चा प्रारंभ करेंगे, पूरी तरह से विश्व यूरोपीय पूंजीवाद के अधीन था और उनके साम्राज्यवाद का जो शोषण था वह अपनी चरम सीमा पर था। जब भी शोषण एक लिमिट या एक किसी स्टेज से ज्यादा हो जाता है तब क्रांति की बात आती है, और यही क्रांति हमने यूरोप में भी देखी, हमने आयरिश क्रांति देखी, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा, लेकिन इन सबसे बड़ा रेवोल्यूशन जो हमने देखा, अब हम उसकी चर्चा करेंगे कि 18th सेंचुरी में एक बहुत ही लिबरल थिंकर कार्ल मार्क्स ने अपनी फिलॉसफी विश्व के सामने लाई, जिसमें उन्होंने मजदूर क्रांति की बात की या वर्कर्स क्रांति की बात की, और इसका जो रिजल्टेंट रेवोल्यूशन हुआ वह था बोल्शेविक रेवोल्यूशन रशिया के अंदर 1917 में। इस रेवोल्यूशन के बाद पूरी की पूरी विश्व पटल की जो एक छवि थी वही बदल गई। एक और हमारे पूंजीवादी हो गए, जिसमें एंग्लो अमेरिकन कंट्रीज थे, यानी सारे यूरोपियन कंट्रीज जिनको हम अंग्रेज कहते हैं, सफेद स्किन वाले, और इन्हीं के साथ साथ अमेरिका जो कि स्वयं इन्हीं वाइट स्किन्ड लोगों ने जाकर वहां बस कर बसाया था। तो अमेरिका और यूरोप, एंग्लो अमेरिकन कंट्रीज एक तरफ हो गए, और जहां हमारी ये मजदूर क्रांति हुई थी और जो फिर कम्युनिस्टिक विचारधारा के देश हो गए वह दूसरी तरफ हो गए। लेकिन इन दोनों ही विचारधाराओं में अच्छी खासी एग्रेशन की इच्छा थी, दोनों ही अपने खेमों को ज्यादा से ज्यादा सॉलिड या सशक्त करना चाहते थे। तो इसी सशक्तिकरण के सिलसिले में हमने 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्ध देखे, प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध। इनमें समीकरण बदलते रहे, जिसका जब जिस तरफ जाने में जिसको लाभ नजर आया वह उस तरफ गया। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ 1914-15 के अंदर, तब तक भारत तो अंग्रेजों के अधीन था ही। भारत ने कहा कि ठीक है हम इसमें अंग्रेजों का साथ देंगे, लेकिन इस विश्व युद्ध के बाद हमें कम से कम डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। लेकिन जब विश्व युद्ध में ब्रिटेन तथा उसके साथ के जो राष्ट्र थे वो जीत गए, तो उसके बाद वो लोग अपने द्वारा दी गई सारी प्रॉमिसेस भूल गए और उसी तरह का शोषण पुनः प्रारंभ हो गया। इसीलिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो भारत ने साफ इनकार कर दिया कि अब वह ब्रिटेन का साथ नहीं देगा। द्वितीय विश्व युद्ध वास्तव में जो हुआ था वह था रूस और जर्मनी के बीच में।
1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, जो कि कम्युनिस्ट या कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित होकर हुआ। और इस बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद जो रशिया के जार थे, उन्होंने स्वयं अपना थ्रोन एब्डिकेट कर दिया, वह चले गए और एक जो मजदूरों का शासन या मजदूरों की सत्ता, कम्युनिस्टिक सत्ता वहां पर हावी हो गई और उसने अगल बगल के कई देशों को अपने साथ मिला लिया। और इन देशों को मिलाकर जो इसके अंदर अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, यूक्रेन तथा और राष्ट्र थे, इन सबको मिलाकर 1922 में यूएसएसआर की स्थापना हो गई। यूएसएसआर की स्थापना के साथ ही हिटलर, जो उस समय जर्मनी का तानाशाह था, वह रशिया से डरने लगा। इसके साथ साथ जापान भी दिन पे दिन ताकतवर होता जा रहा था। 1910 में जापान ने कोरियन महाद्वीप के ऊपर कब्जा कर लिया था और उसकी ताकत और जर्मनी की ताकत रूस के लिए एक खतरा बन गई। और रूस के साथ साथ अमेरिका को भी ये लगने लगा कि अगर जर्मनी और जापान एशिया के ऊपर हावी हो गए और इन्होंने एशियन क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया, तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने यूएसएसआर का साथ देने का निश्चय कर लिया और यूएसएसआर के साथ चला गया। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे भारत की नीति क्या थी और उसकी विचारधारा क्या थी। द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस, जो इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने युद्ध में हिस्सा लेने से मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि एलाइड फोर्सेस, जो एंग्लो अमेरिकन फोर्सेस हैं, वो उसका साथ नहीं देंगी। लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि वो फासिस्ट शक्तियों का भी साथ हम नहीं देंगे, यानी हिटलर या जापान के साथ आप जाने को कहिए तो हम उनका भी साथ नहीं देंगे। दोनों के ही अग्रवादी नीति, जो एग्रेसिव पॉलिसीज थी, उनको हिंदुस्तान ने उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। हमारे कांग्रेस के एक नेता सुभाष चंद्र बोस, जिनकी काफी बात होती है, वह इस नीति से संतुष्ट नहीं थे और वह चले गए हिटलर के साथ। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, लेकिन जो बाकी कांग्रेसी थे उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि वो हिटलर का भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि 1927 से ही भारतीय नीतियां कुछ स्पष्ट होने लगी थीं। सबसे पहले 27 में ब्रसल्स में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें विश्व स्तर पर निवेशवाद का विरोध हुआ था और इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए स्वयं जवाहरलाल नेहरू गए थे। नेहरू 27 में ब्रसल्स कॉन्फ्रेंस के साथ ही साथ नवंबर के माह में ये मॉस्को की भी इन्होंने यात्रा की और मॉस्को की यात्रा करने के बाद नेहरू प्रभावित हुए सोवियत व्यवस्था को देखकर, क्योंकि वहां उनको रईसों की वैसी लग्जरी नहीं दिखाई दी जैसी कि यूरोप में थी और अमीरी गरीबी के बीच की खाई भी उतनी भारी नहीं दिखाई दी जो कि जितनी यूरोप में थी। उन्होंने देखा कि रशिया के अंदर उस समय 1927 में मैं कह रही हूँ, जबकि लेनिन का ही ज़्यादातर उसमें कंट्रीब्यूशन था, तो उस समय तक वहाँ वो करप्शन नहीं आ पाया था और वहाँ की जेल में कैदियों तक के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था। तो नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में यही लिखा है कि रशिया में आम आदमी की स्थिति, औरत की स्थिति, बच्चों की स्थिति और यहाँ तक कि कैदियों की स्थिति भी विश्व के अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी है। तो 27 की में ये देखने के बाद 1930 में भी ये हुआ कि कांग्रेस ने जापान, जर्मनी, इटली के आक्रामक रवैयों की निंदा की और साथ ही साथ चाइना और इथोपिया में राष्ट्रवादी शक्तियों के पक्ष में इन लोगों ने बयान दिए।
अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये हुआ कि एक जो क्लाइमैक्स था वह अमेरिका ने ही दिया जापान के ऊपर एटम बॉम्ब छोड़ के, और वहां विश्व युद्ध का अंत हो गया। जापान पूरी तरह से हार गया, जर्मनी हार चुका था। लेकिन जापान के हारने के बाद जो जापानीज टेरिटरी थी 1910 में ही जापान कोरिया के ऊपर हावी हो गया था। तो जो जापानीज टेरिटरी थी कोरिया में, वहां पर रशियन फोर्सेस घुसने लगी। तो जैसे ही वेस्टर्न फोर्सेस ने, अमेरिका ने देखा कि अब रशियन फोर्सेस तो कोरिया में घुसने लगी, तो जो एक सत्ता के लिए एक बंदर बांट होती है उसी समय से शुरू हो गई। और उन्होंने तुरंत कहा कि देखो, अपनी फोर्सेस को बता दो कि 38th पैरेलल के ऊपर वो ना जाएं। 38th पैरेलल ही एक ऐसी रेखा मान ली जाए जिसके नीचे अमेरिका का आधिपत्य रहेगा और उसके ऊपर जो कम्युनिस्ट हैं वो रख सकते हैं अपना अधिकार। वहीं से इनका बंटवारा शुरू हुआ और उसके बाद यह देखा गया कि फेडरल जो यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिस तरह से हावी हो रही थी और जिस तरह से आगे बढ़ रही थी, वहीं उसी ने जन्म दिया एक शीत युद्ध को। क्योंकि अभी तक सारी सत्ता केवल एंग्लो अमेरिकन के पास थी, लेकिन यहां एक एशियो यूरोपियन शक्ति यूएसएसआर एक फेडरेशन बनाकर बहुत शक्तिशाली होने लगा और कम्युनिस्ट हावी होने लगे। तो एक कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में शीत युद्ध वहीं से प्रारंभ हो गया। लेकिन उस समय तक विश्व में आणविक हथियारों का प्रचलन हो गया था और रशिया, अमेरिका सबने एटॉमिक परीक्षण कर लिए थे, तो दोनों के पास आणविक हथियार थे। तो इन दोनों ने यह जान लिया कि यदि युद्ध होता है और कोई भी राष्ट्र आणविक हथियारों का प्रयोग करता है तो वह पूरी की पूरी मानवता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए शीत युद्ध के साथ साथ एक दूसरी जो समीकरण सामने आया वह था बैलेंस ऑफ टेरर, कि दोनों ही महाशक्तियों को एक दूसरे से परस्पर और बराबर का भय था कि पूरी की पूरी मानवता समाप्त हो जाएगी, हम युद्ध में विजयी नहीं हो सकते, वरन हम मानवता समाप्त करने का एक कारण बन सकते हैं। इसलिए वह बैलेंस ऑफ टेरर और कोल्ड वॉर चलता रहा। इसके चलते जो भारत में हमारी जो अंतरिम सरकार बनी, उसमें कांग्रेस ही सत्ता में आई और सितंबर 46 में ही हमने यूएसए तथा यूएसएसआर दोनों ही खेमों के साथ संपर्क स्थापित किया, परंतु साथ साथ अपने पड़ोसी राष्ट्रों की सहायता का भी आश्वासन दिया। आजकल मैं सोशल मीडिया पर काफ़ी देख रही हूँ कि नेहरू का बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है कि वो रशिया के पक्ष में थे, इसीलिए चाइना उनके ऊपर हावी हो गया और रूस ने उनका साथ नहीं दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट उन सभी लोगों से है कि कृपया उस समय की परिस्थिति को थोड़ा समझने और जानने का प्रयत्न करें किसी पर दोषारोपण करने के पूर्व। तो अंतरिम सरकार में ही हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम किसी भी एक खेमे में नहीं रहेंगे, वरन दोनों का साथ देंगे और दोनों की जो भी गलतियां होंगी, अगर उनके कोई आक्रामक रुख होंगे तो हम उसका विरोध भी करेंगे। 23 मार्च से 2 अप्रैल 1947 यानी स्वतंत्रता के पूर्व ही हमने एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के पुराने किले में आमंत्रित की, जिसमें 29 एशियन कंट्रीज ने भाग लिया। जापान तथा कोरिया के अलावा हमारे सारे एशिया के जितने हमारे पड़ोसी राष्ट्र थे सब इस कॉन्फ्रेंस में आए। और इस कॉन्फ्रेंस में हमने पहली बार देखा कि हमारी महिला प्रतिनिधियों को ही
आगे का आसन दिया गया, उन्हीं ने पूरी कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया। तो मैं पुनः जो सोशल मीडिया पर जो लोग नेहरू के चरित्र पर लांछन लगाते हैं कि नेहरू को सिर्फ औरतें दिखाई देती थीं, वो कैनेडी की जगह कैनेडी की वाइफ को देखते थे, माउंटबेटन की जगह माउंटबेटन की पत्नी को देखते थे, तो मैं उनको यही बताना चाहती हूं कि नेहरू औरतों को आगे रखने के हमेशा हिमायती या पक्षधर थे। उन्होंने लेडी माउंटबेटन या कैनेडी को ही नहीं देखा, अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को भी उतना ही ऊंचा या अग्रस्थान दिया। उन्होंने सरोजनी नायडू को भी उतना ही ऊंचा स्थान दिया। अतः उनकी पूरी की पूरी उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था, उनकी विचारधारा ही ऐसी थी जो औरतों को अग्रणी स्थान देने में कोई शर्म महसूस नहीं करती थी और हमेशा उसका प्रयत्न करती थी।